हेलो एवरीवन। आज मैं आपको प्रकृतिवाद और आदर्शवाद के बारे में बताने वाली हूँ। मेजर फिलोसफिकल सिस्टम, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म एंड देयर साइलेंट फीचर एंड इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, ये हमारा टॉपिक है। सेकंड पॉइंट है थर्ड यूनिट का। तो सबसे पहले हम प्रगतिवाद और आदर्शवाद के बारे में आज बात करेंगे और कल मैं आपको प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद के बारे में नोट्स दे दूँगी। तो आज हम प्रकृतिवाद के बारे में बात करते हैं। जैसे कि प्रकृतिवाद का पहले तो हम अर्थ देख लेते हैं कि ये क्या मानते थे। प्रकृतिवाद जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रकृति को ही सर्वप्रधान मानते हैं ये लोग, जो प्रकृति में ही विश्वास करते हैं और कहते हैं कि यही है, शक्तिमान है और सब कुछ यही है, प्रकृति ही है। और ये जो है प्रतिवाद जो मानने वाले लोग हैं वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, आत्मा की सत्ता को नहीं मानते। ठीक है। इसके बाद परिभाषा दी है रॉस ने और वार्ड ने, दो है परिभाषा। रॉस ने कहा है कि प्रकृतिवाद को परिभाषित करना बड़ा कठिन है क्योंकि ये विभिन्न अर्थों में प्रस्तुत किया जाता है इसको। और वार्ड ने कहा है कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर में पृथक करता है, ईश्वर से एक्चुअली पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और प्रकृति के अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानता है। ठीक है, ये दो डेफिनेशंस हैं। उसके बाद है प्रकृतिवाद और शिक्षा, ये हमारी मेन हेडिंग है। अब प्रकृतिवाद और शिक्षा में सबसे पहला इसकी सब हेडिंग आएगी प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य। तो इसके 8 पॉइंट हैं कि शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से होने चाहिए, जैसे कि सहज क्रियाओं का निर्माण होना चाहिए, मूल प्रवृत्तियों का शोधन होना चाहिए, जीवन संघर्ष की तैयारी करने वाला होना चाहिए, वातावरण के साथ अनुकूलन करने वाला होना चाहिए। ऐसी ये सारी प्रजातीय प्रकृति की प्राप्ति है, पूर्ण जीवन की तैयारी है, प्राकृतिक विकास, व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का विकास आदि। उसके बाद आते हैं हम सेकंड, इसकी सब हेडिंग है प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। इनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अब ये लोग कहते हैं कि पाठ्यक्रम जो है बालक की मूल प्रवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं को स्वाभाविक क्रियाओं के अनुकूल होना चाहिए, ऐसा ये मानते हैं। इसी में हमारे इसमें भी 8 पॉइंट्स हैं, जैसे आपको दिख रहा होगी कि इसमें इन्होंने पाठ्यक्रम में जो लास्ट पॉइंट उसमें है कि यौन शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए है, पाठ्यक्रम में धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये लोग ऐसा मानते हैं कि धार्मिक और आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल और रिलीजियस कोई भी विषय नहीं होने चाहिए पाठ्यक्रम में ना। इन्होंने इंद्रिय प्रशिक्षण को विशेष स्थान दिया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। बालक के विकास की ना डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उन सारी, और जो डिफरेंट स्टेजेस में जो उसकी नीड्स होती हैं उनको पूरा करने वाला होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे आधारित होना चाहिए, मतलब केंद्रित होना चाहिए। तो ये है प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। अब है प्रकृतिवाद और शिक्षण की विधियाँ कैसी होनी चाहिए। इन्होंने शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैं, जैसे कि करके सीखने का सिद्धांत यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, स्वानुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत मतलब एक्सपीरियंस लेके, खेल द्वारा यानी कि प्ले वे मेथड, प्रत्यक्ष अवलोकन यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखने का सिद्धांत। इन्होंने ये 4 सिद्धांत दिए। नेक्स्ट आता है ये जो विधियाँ हैं, सॉरी शिक्षण विधियाँ, ये यूज़ करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रकृतिवाद और शिक्षण। अब इन्होंने बोला है कि शिक्षण कैसा होना चाहिए। जैसे कि हमने विधियाँ बोली हैं तो विधियों के अकॉर्डिंग ही शिक्षण होना चाहिए कि बालक खुद ही काम को करे और उसके द्वारा जो उसे एक्सपीरियंस मिले उसके थ्रू उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद और बालक। अब प्रकृतिवाद जो है ये मानते हैं कि जो बालक जन्म से ही ना शुद्ध होता है और उसमें ना अच्छाइयाँ ही होती है सिर्फ, और अतः शिक्षा का कार्य बालक को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान करना चाहिए जिससे वह अपनी अच्छाइयों का विकास कर सके। बालक की प्रवृत्तियाँ, इच्छाएं, रुचि, आवश्यकताओं को और योग्यताओं के अनुरूप ही प्रकृतिवादी उसे शिक्षा देना चाहते हैं। और प्रकृतिवादी शिक्षा का केंद्र जो है वो बालक ही है, शिक्षक या पाठ्यक्रम नहीं है। इट मीन्स कि बालक को ये लोग प्रेफरेंस देते हैं, शिक्षक और पाठ्यक्रम को नहीं देते। नेक्स्ट आते हैं प्रकृतिवाद और अनुशासन कैसा होना चाहिए। इन्होंने जैसे बोला है कि प्रकृतिवाद में
बालक का ही मतलब केंद्रित किया इन्होंने। तो जहाँ तक इन लोग का सवाल है, तो ये लोग चाहते हैं कि उनको खुला एटमॉस्फेयर मिले, वो सही तरीके से अपने आप को विकसित कर सकें, क्योंकि उन्हें खुद ही करके सीखना है, खुद ही करके एक्सपीरियंस लेना है। तो कठोर और मतलब रिजिड तो उनको नहीं बांध के नहीं रखना है बच्चों को ना, उनको फ्री छोड़ देना है सीखने के लिए। तो अनुशासन नहीं है, बंधन नहीं है अनुशासन का, सॉरी विद्यालय। उसके बाद है प्रकृतिवादी और अनुशासन, लास्ट है, ये मैंने आपको बता दिया। प्रकृतिवाद और विद्यालय नहीं बताया मैंने आपको। और विद्यालय के बारे में यह है कि विद्यालय व्यवस्था में कठोर और मतलब जो रूल्स रेगुलेशन होता है उतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, फ्लैक्सिबल होने चाहिए, ताकि बच्चे अपने आप को डेवलप कर सकें। लास्ट हेडिंग है इसमें, प्रकृतिवाद की शिक्षा को क्या देन मिली है। अब इन्होंने इतनी सारी शिक्षण विधियाँ दी हैं कि बालक को ही केंद्र माना है, बालक की रुचियों का ध्यान रखा है, उनका ज्ञानेंद्रियों को और उनके अनुभव को विकसित होने के लिए उन्होंने टाइम दिया है, खेलने के सिद्धांत भी दिया गया है। तो ये सारी विधियाँ शिक्षा जगत में प्रतीकवाद की ही देन है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म की तरफ। तो आदर्शवाद जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि आदर्शवाद मतलब जहाँ आदर्शवादी लोग रहते हैं, मतलब कि अध्यात्म, इन्होंने अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी पर बल दिया है। इन्होंने कहा है कि जो मन है ना उसको वो हमारा पवित्र होना चाहिए, उसको ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया मन को, और मन को ही सब चीज़ों से उत्तम माना है। और उन्होंने कहा है कि जो जगत है ना उसको हम मन के द्वारा ही जान सकते हैं, जैसे कि सत्य शिवम सुंदरम को उन्होंने संसार में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है और शाश्वत और सर्वव्यापी माना है। अब इसकी परिभाषाओं की तो चलते हैं। तो आर रस्क ने परिभाषाएं दी है जो बहुत लेंदी है। अगर आपको इससे छोटी परिभाषा मिलती है तो आप वो ले सकते हैं। जे.एम. रॉस की परिभाषा जो है, J.S. रॉस की, वो थोड़ी छोटी सी है, वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। अध्यात्मवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, पर सबका आधार तत्व यह है कि संसार का उत्पादन कारण मन या आत्मा है, वास्तविक सत्य मानसिक स्वरूप है। ये इन्होंने दिया है। ये मेरी तबीयत सही नहीं थी, मेरी सिस्टर ने नोट्स बनाए थे, स्कूल में पढ़ती है तो इसलिए वो सही से इतना उसने इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं दिया है। आदर्शवाद और शिक्षा की बात करते हैं अब हम ना। इसमें सब हेडिंग आएगी आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य, सबसे फर्स्ट हेडिंग है। अब उन्होंने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए। इसमें सब की भी सब हेडिंग है आत्मानुभूति, मतलब कि आत्मा की, और सेकंड हेडिंग है मतलब आत्मानुभूति का मतलब क्या हुआ कि अपने आप को जानना, जैसे कि बालक का जो मन है वो दैवी गुणों से युक्त होता है, और इन गुणों को जानना एक एक करके ही ना आदर्श अवस्था को प्राप्त करने जैसा हो सकता है, और इन गुणों को जानना ही आत्मज्ञान है। सेकंड हेडिंग है व्यक्तित्व का विकास। इन्होंने कहा कि मनुष्य ही सर्वोत्तम कीर्ति है ईश्वर की, इसलिए इसकी उन्नति करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। व्यक्तित्व का विकास करना और उसके अंदर निहित सर्वोच्च शक्तियों का और क्षमताओं को वास्तविक रूप देना ही शिक्षा है। थर्ड हेडिंग है आध्यात्मिक उन्नति करना। अब जैसे ये आध्यात्म पे ही बिलीव करते हैं, तो इन्होंने कहा है कि मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति करना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा इस प्रकार से प्रदान की जानी चाहिए कि प्रत्येक बालक इन मूल्य मतलब सत्य शिवम सुंदरम की अनुभूति कर सकें। नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग है जो सब हेडिंग है, इसमें उद्देश्य पर चल रहे हैं हम अभी ना, आदर्शवाद और शिक्षा, और आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य, ये फर्स्ट हेडिंग चल रही है। फर्स्ट हेडिंग की सब हेडिंग्स हैं ये। ऐसे ABCD लिखना चाहिए था, लेकिन इसने 1 2 3 4 ही डाल दिया है मेरी सिस्टर ने। फोर्थ पॉइंट है सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना एवं बुद्धि, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिफ्थ हेडिंग है, मैं शॉर्टकट में बताती हूँ आपको,
व्यक्ति तथा संसार में समरसता पैदा करना। 6th हेडिंग है आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति। 7th हेडिंग है पवित्र जीवन की प्रकृति। अब सेकंड जो अभी हम आदर्शवाद और शिक्षा में चल रहे हैं, फर्स्ट हेडिंग थी आदर्शवाद और उद्देश्य, मतलब आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य, और सेकंड हेडिंग आ गई है आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। अब इनमें प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा था, J.S. रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा था, T.P. नन के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, और हर्बर्ट के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ। अब इन्होंने कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ दी हैं हमें। सुकरात ने दी है प्रश्न विधि, प्लेटो ने दी है संवाद विधि, अरस्तु ने दी है आगमन और निगमन विधि, हीगल ने दी है तर्क विधि, हर्बर्ट ने निर्देश विधि, फ्रोबेल ने खेल द्वारा शिक्षा विधि, और पेस्टोलॉजी ने अभ्यास व आवर्ती पर बल दिया है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ, ये हमें आइडियलिज्म से मिलती हैं। अब आदर्शवाद और शिक्षक कैसा होना चाहिए। पथ प्रदर्शक होना चाहिए, सत्य शिवम सुंदरन के मूल्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देने वाला होना चाहिए शिक्षक, वातावरण पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने में बालक का सहायता प्रदान करने वाला होना चाहिए शिक्षक, क्योंकि इनके अनुसार ना शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके द्वारा पूर्ण सीखना संभव होता है। नेक्स्ट है 5th हेडिंग आदर्शवाद और विद्यालय। अब आदर्शवाद क्या मानते हैं कि विद्यालय कैसा होना चाहिए। ये अनुशासन के प्रभावात्मक अनुशासन के पक्षधर है। ये मतलब ये पक्ष लेते हैं कि जो मतलब इफ़ेक्टिव डिसिप्लिन होना चाहिए स्कूल्स में, और उनको लगता है कि बालकों को कुछ आदर्श और विचारों और मूल्यों से परिचित कराकर उनमें आत्म अनुशासन की भावना पैदा करनी चाहिए, जिससे वे अपना आध्यात्मिक विकास कर सकें। अब आदर्शवाद की शिक्षा को कौन कौन सी देन है। अब सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत विवेचना करता है आदर्शवाद। जो उद्देश्य हैं शिक्षा के बताता है उसके बारे में, और कि मतलब क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, और अन्य जो दार्शनिक विचारधारा हैं उनके अकॉर्डिंग कैसे होना चाहिए ना, इसलिए। फिर है सेकंड श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण। मतलब हमारा जो ये कैरेक्टर डेवलपमेंट पे बल देता है कि बच्चों का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है नैतिक शिक्षा पर बल। नैतिक शिक्षा पर बल देता है ये आदर्शवाद, ये उत्तम आचरण होना चाहिए, चरित्र विकास और अनुशासन होना चाहिए। संस्कृति की सुरक्षा एवं हस्तांतरण पर बल देता है। 5th है समन्वित विस्तृत पाठ्यक्रम पर बल देता है ये। 6th है विधि शिक्षण विधियों का प्रयोग। 7th है शिक्षक का महत्व, ये शिक्षक को इम्पोर्टेंस देता है। हमने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें चाइल्ड सेंटर्ड था वो, जो अभी हमने इससे पहले प्रकृतिवाद पढ़ा है, नेचुरलिज्म, लेकिन यहाँ पर टीचर ओरिएंटेड है ये ना, टीचर को इम्पोर्टेंस दिए, टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि यहाँ पर अनुशासन भी है और वहाँ पर अनुशासन नहीं था, प्ले वे मेथड था बिकॉज वहाँ पर, और नेचर था तो सेल्फ लर्निंग थी, लर्निंग बाय डूइंग थी, और लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर टीचर ही इम्पॉर्टेंट है और टीचर के थ्रू ही बच्चा सीखेगा। अब इसमें 8th है स्व अनुशासन का महत्व। अब इसका मतलब क्या है कि ना तो बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है और ना ही उसे कठोर नियंत्रण में रखा जाता है। ये लास्ट हेडिंग थी। आई होप गाइस कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और आपको नोट्स चाहिए तो मेरा ईमेल आईडी मैं अपना दे दूँगी, आप मुझे मेरी मेल पर मैसेज लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं आप मुझे कि आपको ये नोट्स चाहिए, तो मैं आपको ये नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मेरे खुद के हैं, और एज अ टीचर मैं एज अ प्रोफेसर मैं चाहती हूँ कि बच्चे खुद भी करें और ख़ुद अपने तरह से जोड़ के भी लिखें इसमें ना, अगर उनको कुछ और अच्छा मतलब मिलता है तो इसमें वो ऐड ऑन कर सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच गाइस।